तो लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे। चार्ज क्या होता है जानते हैं, बताया हुआ है। खैर उस सब का बात नहीं करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्स का लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स भैया का लॉ। तो कूलम्स लॉ पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखा जाता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो लिखवाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया भाई। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट बहुत साधारण है। कूलम्ब का एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर ये पॉइंट आपको हम बोर्ड पे लिख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कूलम्ब्स का लॉ क्या है, क्या बोले वो। तो देखिए एक्चुअली कूलम्ब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, दो चार्ज बॉडी को उन्होंने लिया, एक Q1 और एक Q2 चार्ज बॉडी है, और एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? एक्सपेरिमेंट। और अभी ये एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ में हो रहा है? एयर या वैक्यूम में। बाद में बात, अरे कहीं ना कहीं तो रख के करेंगे हैं, बाद में अलग अलग जगह में भी रखेंगे, पानी में रखेंगे, दूध में रखेंगे, मतलब मीडियम चेंज कर देंगे। अभी मीडियम क्या है? एयर या वैक्यूम। Q1 Q2 दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज पर फोर्स लगेगा। बोलेंगे ऑफ कोर्स लगना है, चार्ज है तो लगना है। तो बोलेंगे अगर लाइक चार्जेस होगा तो इस पे रिपल्सन और इस पे भी रिपल्सन, लाइक मतलब एक जैसा। अनलाइक चार्जेस, तो बोलेंगे अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्ट करेगा। तो कूलम्ब बोले कि ये तो हम भी देख रहे हैं और ये हम भी देख रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अट्रैक्ट करेगा? ठीक है। आप में और कूलम्ब में क्या फ़र्क है? कहा जाता है ना कि साइंटिफिक अप्रोच ऑफ स्टडिंग, पढ़ने का क्या होना चाहिए? तो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ स्टडिंग इज जस्ट एक्सपेरिमेंट। आप रिसर्च करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। तो कूलम्ब से आपके पास खूब टाइम था, वेले थे, हाँ कुछ काम ही नहीं था, तो कहें कि चलो भाई चार्ज को ले आए। और ये वेट, आप समझते हैं वेट एक फोर्स होता है, तो वेट माप अगर सकते हैं आप, वेट कैन बी मेजर्ड, तो फोर्स को आप माप सकते हैं, ठीक है ना। जब वेट को मेजर कर सकते हैं तो वेट क्या है? फोर्स है, तो फोर्स माप सकते हैं। तो कूलम्ब क्या किए ना, इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है इसको माप लिए, मेजर कर लिए, ठीक है। और बार बार बदल बदल के मेजर किए। और एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उन्होंने पाया कि फोर्स Q1 इंटू Q2 के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब हुआ कि फोर्स Q1 के प्रोपोर्शनल है। मतलब उन्होंने क्या किया कि पहले इन दोनों पे कुछ चार्ज रख दिया और डिस्टेंस फिक्स कर दिया। पहले क्या किया? चार्ज को कुछ बढ़ाया, फर्स्ट चार्ज को, इसका मैग्नीट्यूड कुछ बढ़ा दिया, 1 कूलम्ब से 2 कूलम्ब कर दिए, तो देखे कि फोर्स बढ़ गया। उसी तरह से सेकेंडली क्या देखा गया कि भाई इसका भी वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों पे फोर्स बढ़ जा रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या देखा गया कि जब डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, इन दोनों में क्या था? कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट, कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट। अब देखो ये सब वेरिएबल आप लोग को समझना पड़ेगा। जब चार्ज को बढ़ा घटा रहे हैं तो डिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। और अब क्या है? कीपिंग चार्ज कांस्टेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किए? ये इस बार क्या किए कि चार्ज का वैल्यू वही रखें और रेडियस को बढ़ा के देखे, तो देखे क्या कि रेडियस के बढ़ाने पे फोर्स घट रहा है, और भी घट नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा ही घट रहा है। तो ज़्यादा ही घट रहा है मतलब R² के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर हम आपसे बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पर इसके कारण ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि दोनों जगह मिला कर बताइए अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो आप क्या बोलिएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या इसका, मान लो ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो क्या आधा अट्रैक्शन होगा? तो हम बोलेंगे आधा नहीं, आधा का स्क्वायर 1/4। ये एक्सपेरिमेंटल है, टोटली एक्सपेरिमेंटल है।
एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, एक बार 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखे, दूसरे बार 2 सेंटीमीटर पे, तीसरे बार 3 सेंटीमीटर पे, चौथे बार 4 सेंटीमीटर पे, और हर बार फोर्स निकालें। और हर बार जब फोर्स निकाले तो देखें कि 1 सेंटीमीटर जब इसको डबल कर रहे हैं तो ये डबल नहीं है, 1/4 हो जा रहा है फोर्स, समझ आया ना। जब डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब डिस्टेंस को दोगुना करेंगे तो फोर्स घट के आधा नहीं होगा, घट के 1/4 हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट था, टोटल एक्सपेरिमेंट, ये 2 एक्सपेरिमेंट कूलम साहब की, और इन 2 एक्सपेरिमेंट में इनका नाम क्या हो गया, अमरा। ठीक है, तो इसी को सबको कंबाइन करके एक जगह लिखते हैं, मैं यहाँ बाजू में लिख दे रहा हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू अनदर। मतलब दोनों जो चार्जेस हैं उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, Q1 इंटू Q2, आप सीधे याद रखिएगा, तो सब साथ में लिख दिए। ठीक है, यही है कूलम्स का लॉ। कूलम्स इतना ही किए, मैं बोला इतना ही किए। ये इसके बाद बोलेंगे, इसके बाद क्या, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक क्या लाते हैं, कांस्टेंट Q1 इंटू Q2/r²। इस कांस्टेंट के बारे में अगर किसी को नहीं मालूम है कि कैसे आता है, तो आप इतना तो समझते होंगे कि कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है। ये सारा मैथमेटिक्स हम ही लोग तो निकाले। अगर हमसे बोल रहे हैं कि एक झापड़ मारेंगे तो गाल पे चोट कस के लगेगा, गाल पे चोट कस के लगेगा, कस के मतलब ज़्यादा जोर से लगेगा, तो जितना जोर से मारेंगे उतना ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन क्या जितना जोर से मारेंगे उतना ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि A को बढ़ाने से B बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ने से, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या जितना पेट्रोल का दाम बढ़ेगा उतना ही महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल का दाम 20 रुपये बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ गई, तो क्या हर चीज़ का दाम 20 रुपये केजी से इंक्रीज कर दिया जाए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन क्या समान मात्रा में बढ़ेगा, किस रेशियो में बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा क्या उतना ही बढ़ेगा, डबल बढ़ेगा। तो ये रिलेशन होता है, ये एक्सपेरिमेंट से ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किए तो अपन को मालूम चला कि R² के प्रोपोर्शनल है Q1 के और Q2 के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो ये K हो गया, इस K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हेयर K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यही कूलम्स लॉ है। स्टेटमेंट मैं आपको लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, ज़्यादा देर नहीं, मैं पॉज करके लिख देता हूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके। चलिए, तो ये नोट कर लेना है, 2 चार्जेस ऑफ सेम नेचर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट नेचर अट्रैक्ट ईच अदर। और कूलम का जो लॉ है, देखिए अब यही बताएं, जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2। तो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिए, ये लिख दिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। और इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लाए थे। चलिए कांस्टेंट के बारे में अब लिख लेते हैं, इसको नोट कर। तो K क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये लाइन लिख लेंगे, K इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एंड इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, हम लोग अभी मीडियम क्या लिए थे, स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें एयर या वैक्यूम ले लिए थे। आगे और भी मीडियम में इसको रख के देखेंगे, पानी में रखेंगे, मिल्क में रखेंगे, अल्कोहल में रखेंगे, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस K का वैल्यू होता क्या है, इस K का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मीडियम एयर है, ठीक है,
इफ़, चलिए यहाँ लिखेंगे, इफ़ मीडियम इज एयर और वैक्यूम, ठीक है ना। तो के का वैल्यू कितना होगा, कोई आपसे बोले कि इस के का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो हम बोलेंगे बहुत इजी है, Q1 और Q2 का वैल्यू 1 रख लेंगे और रेडियस उन दोनों के बीच दूरी भी 1 रख लेंगे, मतलब Q1 भी 1 कूलम का 1 यूनिट का और Q2 भी 1 कूलम या 1 यूनिट का, यूनिट छोटा भी हो सकता है, स्टैट कूलम भी हो सकता है, और डिस्टेंस क्या हो 1 यूनिट। अगर एसआई मिलेंगे तो तीनों को एसआई में, और सीजीएस मिलेंगे यानी कि इसको स्टैट कूलम इसको भी स्टैट कूलम, तो इसको कैसे में लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 1 1 ले लिए। अगर हम न्यूटन में लिए हैं फोर्स को, तो चार्ज कूलम में, ये भी चार्ज कूलम में 1 कूलम और ये 1 मीटर, तो के का वैल्यू आ जाएगा। तो के का वैल्यू के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन 1 यूनिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। वही बात को बस अंग्रेजी में लिखवाना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बोर्ड पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। व्हेन 2 यूनिट चार्जेस, यूनिट चार्जेस मतलब एक एक यूनिट का, यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 2 यूनिट चार्जेस आर kept at a unit distance, then the magnitude of force, then the magnitude of force will be equal to magnitude of k, ठीक है। तो चलिए F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आप सबके जगह क्या डाल दिए 1, तो F इक्वल्स टू के आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि Q1 की जगह भी 1 और Q2 की जगह भी 1 और रेडियस की जगह भी 1, तो F इक्वल्स टू के आ जाएगा। तो बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग इतना जान गए कि इस के का वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब 1 1 और 1 तीनों को 1 ले लेंगे। तो बस ये सिंपल सा मेथड है, कूलम सोच आप भी सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अब ये जो के है, ठीक है, द लेटर के कैन बी रिटन एज, देखिए ये बहुत नई बात है, रिटन एज, अभी तक ये अब भी इसका जिक्र नहीं आया है। तो के को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये के को ये लिखने का तरीका होता है, देखिए इसको समझने का बहुत सिंपल मतलब है, आप समझिए ये 4 पाई है ना, 4 पाई सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल के बारे में नहीं मालूम है तो थोड़ा सा मन में एक चित्र बना लीजिएगा, ये सर्कल है, ये कितना एंगल होता है 2 पाई, सर्कल मतलब पूरा, आधा मतलब पाई, 1/4 मतलब क्वार्टर, पाई बाई 2 90, तो पूरा 360 यानी 2 पाई। तो 2 पाई ये होता है कब, जब सर्कल होगा, कब होगा, जब सर्कल होगा। और अगर ये स्फीयर है तो इसका जो 3D एंगल होगा वो 4 पाई होता है, 4 पाई इज 3D एंगल, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आप कोई ट्रायंगल देखते हैं तो 2D एंगल बताएंगे, लेकिन अगर ये कोन हो जाएगा तो एंगल 3D में हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये 4 पाई वहीं से आता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है बताना आप लोगों को, लेकिन आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये एक चार्ज होगा, तो चार्ज पूरा 3D में ना, एक्स वाई जेड तीनों का तीनों डायमेंशन, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन को कवर करता है। मतलब एक चार्ज को ऐसे रख दीजिए तो एक प्लेन में नहीं होगा, ये 3D में होगा इसका इफेक्ट, मतलब कहीं भी दूसरा चार्ज लाएं, इधर 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 इधर, हर जगह क्या लाएगा, फोर्स लाएगा। तो इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ
वैक्यूम या एयर आप कह सकते हैं, ठीक है ना, लगभग सही मानते हैं। आगे आएंगे परमिटिविटी के बारे में। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे कि परमिटिविटी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई के, इस के को इधर कर देंगे, ठीक है। तो के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फर्दर उसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए F इज इक्वल्स टू, अब के जगह क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे के को मिटाइए और के जगह क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में जो मीडियम यूज़ कर रहे थे वो वैक्यूम या एयर। अगर दूसरा मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, उस मीडियम का एप्सिलॉन होगा। मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, यहाँ पे वो दूसरा मीडियम होगा तो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए। चलिए अब के के मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करते हैं कि के का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, एक नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बाय एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट ये हुआ है कि हम फोर्स निकालें, क्या निकाले हैं, फोर्स, ठीक है। और फोर्स क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स आता है, ये हमको मालूम चल गया, अभी तक कूलम में यही तो पढ़ रहे हैं। अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए यानी कि के का, ठीक है, तो बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, कि जो के होता है यानी कि के होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। एक्सपेरिमेंट से हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 का वैल्यू जब 1 डालेंगे और R का वैल्यू 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹, ठीक है। ये तो SI यूनिट में हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट में मतलब यूनिट क्या होगा बताइए, चलिए यूनिट देख लीजिए, यहाँ पर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा। तो यूनिट देखने के लिए अगर ये फोर्स हो गया, ये न्यूटन में होगा, कुछ न्यूटन, ये कुछ के है, इधर क्या है कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो के है इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर, यही के का यूनिट आएगा। तो के का यूनिट, तो के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। अगर CGS में लिखें, ये क्या हुआ SI में, अगर CGS में लिखें मतलब इसको 1 स्टैट कूलम, इसको भी 1 स्टैट कूलम, और इसको 1 सेंटीमीटर लिखें, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। CGS यूनिट, CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, डाइन आता है, और ये सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है 1 डाइन, ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे न्यूटन है फोर्स तो डाइन हो गया, और मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे कूलम क्या होगा ESU या स्टैट कूलम का स्क्वायर। तो इस CGS वाला वैल्यू कई बार पूछ देता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो K का वैल्यू अब से रट लेना है 9 × 10⁹ SI यूनिट में, और CGS में 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ESU का स्क्वायर। ये CGS में है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे एज अ नोट, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन के बारे में बात कर लिया जाए क्या, यूनिट तो मालूम चल गया इसका के का, ठीक है। तो यूनिट क्या आ गया, तो यूनिट आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन क्या आएगा इसका, देखिए आप लोग सीखिएगा डायमेंशन। न्यूटन का होता है फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2, तो न्यूटन का लिख लिए डायमेंशन MLT-2। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया m और एक्सेलरेशन का LT⁻²। एक्सेलरेशन का LT⁻² क्यों, मीटर पर सेकंड, मीटर L सेकंड स्क्वायर यानी टाइम की पावर -2। साथ में क्या है मीटर स्क्वायर, तो इंटू L⁻², और ये कूलम है, तो कूलम क्या होता है
याद रखिएगा, कूलम एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। जब 11th में 7 यूनिट पढ़े थे फंडामेंटल, उसमें करंट था फंडामेंटल, चार्ज नहीं था। तो हम लोग करंट का यूज़ करेंगे। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो इस चार्ज का यूनिट क्या होगा? करंट। करंट हो गया एम्पियर में, और टाइम क्या हो गया? टी में। तो AT²। क्लियर है? इस ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -2 और ए की पावर -2। तो m का पावर तो 1 ही रहेगा। l का पावर कितना हो जाएगा? तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो l की पावर 3। टाइम की पावर ऊपर से एक -2 है और नीचे वाला -2 ऊपर गया तो -4, और ये a है यानी कि एम्पियर। एम्पियर की पावर -2। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा ये नोट करने के बाद अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होगा, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी तो बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी किसको बोलते थे? तो अभी याद आएगा, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते थे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर एयर है तो 0 लगाएंगे नॉट, अगर एयर नहीं है तो बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे। और इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, LON, एप्सिलॉन। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर मीडियम वाटर है तो वाटर लिखेंगे, मीडियम मिल्क है तो मिल्क लिखेंगे। अभी मीडियम एयर या वैक्यूम है तो बस यहाँ पे 0 लिख के छोड़े थे, याद है ना? V नॉट, नॉट। तो उसी तरह से एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू तो हम लोग जान गए, 9 × 10⁻⁻। वैल्यू और मैग्नीट्यूड दोनों एक ही बात है, वैल्यू का मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है। तो K का वैल्यू कितना हो गया? 9 × 10⁹। खैर हम किसका बात कर रहे हैं? यूनिट का। तो K का यूनिट क्या आया था? न्यूटन इंटू मीटर² डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई एक नंबर होता है, पाई 3.14, 3.14 इंटू 4, तो भी तो एक नंबर ही रहेगा। तो नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या? एक नंबर है 2, इसका कोई डायमेंशन है? बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे ये एक नंबर, इसका कोई डायमेंशन है? बोलेंगे नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? बोलिए। ये एप्सिलॉन नॉट उधर चल जाएगा और ये इधर जाएगा। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया और ये डायमेंशन क्या आएगा? कूलम ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर² नीचे। ठीक है, क्लियर है? तो यूनिट क्या हो गया इसका? कूलम, मतलब जो भी K का यूनिट है उसका इन्वर्स, उसका उल्टा। तो कूलम ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोई K पूछे आपसे तो यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन को आगे लिख देंगे। अब K का वैल्यू जानते हैं कितना है? 9 × 10⁹। तो इसके जगह क्या लिख दिए? 9 × 10⁹ इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई, 4 पाई का वैल्यू कितना होता है जी? नहीं मालूम? अरे कुछ भी लिख दीजिए, 22/7 लिख दीजिए, 3.14 ही लिख दीजिए। एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, इसको पाई ही लिख देते हैं अभी, डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹। ठीक है, और इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करिएगा, देखिए ये नीचे है सब, ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव होता है। ये सब बात मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है कृपया करके थोड़ा सा मदद लें, बेसिक किसी फ्रेंड का मदद लें और बेसिक ठीक करें। किसी को अगर याद हो वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, तो 8.85 × 10⁻⁻12। देखिए ये ऊपर जाएगा तो -9 तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा 9 × 4 पाई, फिर उसको भी ऊपर ले जाइएगा तो कुछ इस तरह का आएगा। और यूनिट क्या है? तो बोले जो K का यूनिट था ठीक उसका उल्टा। तो K का यूनिट
का उल्टा, कूलम स्क्वायर ऐसे यहाँ तो लिख ही दिए, डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट ऑफ परमिटिविटी हो गया। ठीक है, चलिए हाँ, बोर्ड का बहुत फेवरेट है, कोई भी बोर्ड है वो पूछता है, क्या पूछता है? कूलम्स लॉ है, अभी तो वही पढ़े थे। तो बोलता है ऐसे नहीं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको कोई बोल दे कि कूलम्स लॉ को बताइए लेकिन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर मतलब डायरेक्शन ही बताना है। तो किसका डायरेक्शन बताएंगे? तो कूलम्स लॉ में दिखाते क्या है? फोर्स दिखाते हैं, तो फोर्स का ही डायरेक्शन दिखाना है। तो आप बोलिएगा इसमें कौन सा बड़ा बात है? फोर्स के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि लाइक चार्जेस रहेगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? मुंह से थोड़े बोल देंगे कि भैया देखो इधर है, देखो भैया उधर है, ऐसा तो नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा हर बारी ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है ना, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट है कुछ, ठीक है ना, इसका नाम P रख दिए। तो मान लीजिए इससे ओरिजिन का जो दूरी है, तो एक पॉइंट ओरिजिन एक पॉइंट, तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसका अगर नाम R रख दिए तो R क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये बात पहले मालूम होना जरूरी है कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, क्योंकि अभी इसका यूज़ आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो चार्ज भी तो कहीं ना कहीं पोजीशन पे भी रखा होगा, मतलब कोई चार्ज कहीं रख देंगे तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो जिस तरह से हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, उसी तरह हर पॉइंट का, अरे कोऑर्डिनेट कहाँ से नापते हैं? ओरिजिन से नापते हैं। तो पोजीशन वेक्टर भी तो ओरिजिन से नापते हैं। तो अगर कोई पॉइंट है और अगर हम बोल रहे हैं कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो हम बोलेंगे तब तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर भी होगा ही होगा। तो दो चार्ज को अगर दो पॉइंट पे रख दिए, एक Q1 और एक Q2, चलिए यहाँ रख देता हूँ मैं, एक है Q1 और एक है Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस, तो ऑरिजिन कहीं ना कहीं होगा ना। हाँ, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ऑरिजिन होगा, इधर इधर इधर। तो ये ऑरिजिन से जो इसका दूरी होगा इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। उसका नाम रख दिए R1 वेक्टर, कि Q1 चार्ज जो है उसका पोजीशन वेक्टर R1, और उसी तरह से Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है। तो आप अगर Q1 से Q2 जाएंगे, Q1 से Q2, तो Q1 से Q2 जाएंगे तो डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो अगर हम केस 1 लें, ठीक है, Q1 से Q2, Q1 से Q2, तो R1 प्लस R2 होगा या R1 माइनस R2 होगा? हाँ, तो Q1 से Q2 जाएंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1, और ये हो जाएगा कुछ, अभी इसका नाम कुछ x रख लिए। अब इस ट्रायंगल में घूमिए, आपको बताया है ना R1 वेक्टर प्लस x वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं? इस रास्ते गए, फिर इस रास्ते गए, पहुँचे यहाँ, डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ तो जा सकते हैं। तो R1 और x जो मिल के काम कर रहा है वो अकेले कौन कर रहा है? R2। तो x वेक्टर क्या आया? R2 माइनस R1, और इसी को लिखते हैं R21। देखिए R21 बार बार आएगा, आप लोग को तकलीफ भी हो सकता है कि R21 वेक्टर क्या है भाई। तो R21 मतलब कहाँ से कहाँ? 1 से 2। R21 का मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 मतलब सेकंड के पोजीशन को घटा है, सेकंड के पोजीशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ से कहाँ हुआ? केस 1 Q1 टू
Q2, तो इसको हेडिंग लगा लीजिएगा 1 से 2, तो रेडियस क्या आया 2 2। तो कोई आपसे बोले R21 डायरेक्शन कौन है, I की J कैप, तो हेयर इस क्वेश्चन में R21 डायरेक्शन कौन है, तो बोलेंगे I कैप। हेयर R21 हैज़ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। तो R21 के पास ईस्ट डायरेक्शन है, तो R12 उल्टा इसका अगर करेंगे, अगर केस 2 कर लिए, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, केस 2 हो जाएगा छोटे में, ये समझ लिए तो ये भी समझ जाएंगे। तो केस 2 में अगर हम Q2 से Q1 गए, ठीक है, देन डायरेक्शन विल बी वेस्ट, ठीक है ना। Q2 से Q1 गएंगे मतलब वेस्ट, और उसको लिखेंगे कैसे, तो रिटर्न एज कैसे लिखते हैं उसको, तो बोलेंगे R21 हो गया तो वो क्या होगा R12, क्लियर है। तो R21 और R12 बस अलग अलग डायरेक्शन है। अच्छा लेंथ तो सेम है, तो आपसे कोई बोले कि क्या R21 और R12 आपस में सेम है लेंथ, तो बोलेंगे बिल्कुल सही। क्या आपसे कोई बोल दे R21 और R12 दोनों वेक्टर बराबर है, तो बोलेंगे दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो वेक्टर बराबर नहीं है तो क्या, तो बोलेंगे अपोजिट है, तो अपोजिट है तो क्या लगा देंगे माइनस, इधर भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया सही, ठीक है, कहीं लगा दी R12 और R21 के अपोजिट। इतना बात समझ गए। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको आ गया, ठीक है। जब फोर्स इस पे इस्तेमाल करेंगे, मतलब देखेंगे, जब हम Q2 पे फोर्स देखेंगे तो डायरेक्शन फोर्स का इस पे किधर होगा, ये वाला। तो बस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो जानते ही है, K Q1 Q2 बाई R² इंटू डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर वाला, तो इधर वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, तो अभी के लिए तो ईस्ट है, लेकिन हम क्या बोलेंगे वो डायरेक्शन का नाम, तो बोलेंगे 1 से 2 के पास जा रहे हैं ना, तो 1 से 2 के पास जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन का नाम होगा R21, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखवा रहे हैं। चलिए तो ये बात थी टोटल, इसको मैं मिटा देता हूँ, और आप लोग को स्पेशली डेरिवेशन अगर बोर्ड में आ जाए तो साफ सुथरा कैसे लिखेंगे उसके ऊपर आते हैं। तो लिखना बहुत इजी है, ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो कैसे, ठीक है ना, लिखेंगे कैसे, तो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है ना, कूलम्स लॉ, ठीक है। तो आप पहले एक चार्ज मानेंगे Q1 और एक चार्ज मानेंगे Q2, ठीक है, ये दोनों चार्ज है और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ R है। बोलिए ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, अगर ये R है डिस्टेंस, लेकिन अगर हम Q1 से Q2 जा रहे हैं डायरेक्शन ये वाला है, तो क्या लिखेंगे R12 के R21, तो बोलेंगे जो फाइनल होता है उसको, जहाँ पहुँचते हैं उसको पहले लिखते हैं, तो R2, तो 1 से 2 के पास पहुँचे तो R2 माइनस R1 यानी कि R21। यही बात हम कब से समझा रहे थे, अभी से पिछले जो पिछले वाले बोर्ड पे जो लिखे थे, वही पोजीशन वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाता है 11वीं के। ये बात पच रहा है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये किसके कारण लगेगा, 1 के कारण, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो R21 डायरेक्शन होगा कि नहीं। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही रेडियस वेक्टर का भी डायरेक्शन लेंगे। तो आपसे कोई बोले कि कूलम्स लॉ से फोर्स लिखिए, चलिए पहले ये लिख लीजिए, R21 को क्या लिखते हैं और F21 को, तो R21 वेक्टर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ लिख लेंगे R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, 2 विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 1, और F21 का मतलब क्या हो गया, तो वही यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, यहाँ क्या है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्लियर है।
चलिए, तो अगर आपसे कोई बोले कि F21 क्या होगा, फोर्स ऑन 2 सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो आप क्या लिखेंगे, K Q1 Q2/r², ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है, R है। तो बोलेंगे आप तो R21 लिखे, हम बोलेंगे कि R21 है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सेम ही होगा, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, दूरी तो उतना है, या यहाँ से यहाँ है, तो उस दूरी को हम R मान लिए। R21 क्या है, तो बोलेंगे R21 एक डायरेक्शन है कि भाई 1 से 2 के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो K Q1 Q2 ये मैग्नीट्यूड हम लिखना सीखें। बोलिए अगर इसमें हम डायरेक्शन बताएं, F21 दिखा रहे हैं, अगर वेक्टर दिखा दिए तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखाना होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे R21 कैप, आई कैप नहीं बोलेंगे। अभी ये भाग अच्छा है कि आपका ये डायरेक्शन ईस्ट है, कल को ये ईस्ट नहीं होगा, 2 चार्ज ऐसे ऐसे रख देंगे तो क्या ईस्ट डायरेक्शन होगा, नहीं, तो ईस्ट नहीं है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे R21 का जो डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ R21, ये एक यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। चलिए आप लोग जानते हैं वेक्टर इन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो आपसे कोई बोले कि डायरेक्शन क्या होगा, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया, वेक्टर चैप्टर से पढ़े। क्या होगा, K Q1 Q2, देखिए आगे क्या बन गया, R², इसको क्या लिखेंगे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, पूरा वेक्टर तो ऊपर लिख दिया R21, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है R, तो क्या उत्तर आ गया, K Q1 Q2/r³ इंटू, अरे बोलिए R21 वेक्टर इंटू R21 वेक्टर, जो इसका डायरेक्शन था। तो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर आया, R21। बस आपको यही 2 चीज़ पे ध्यान देना है कि जिधर फोर्स उधर ही डायरेक्शन, लेकिन इधर पूरा वेक्टर लिखे, और उस वेक्टर को कैसे लिखे थे, मैग्नीट्यूड निकाल लिए थे अलग से R, और बोले थे डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो ये R इससे R³ बन गया, और ये R21 ऊपर बच गया। क्लियर है, तो यही फॉर्म है, ठीक है, आपको याद रखना है। साइड में मैं इधर लिख देता हूँ, F21 अगर आपसे कोई बोले तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r³ R21 होल क्यूब। और आपका ये होमवर्क है, आप यही चीज़ होमवर्क क्या समझ ही गए। F12 अगर बोलेंगे तो क्या होगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो काम सेम होगा K Q1 Q2/r³, लेकिन इस बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2। तो क्या ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, तो बोलेंगे नहीं ये डायरेक्शन नहीं, ये तो पूरा पूरा वेक्टर है। तो बोलेंगे पूरा का पूरा वेक्टर थोड़े, डायरेक्शन लिखना था ना, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन लिखे थे और उस डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए वेक्टर को, तो डायरेक्शन आ गया। तो डायरेक्शन के जगह हम ये यूज़ कर लिए। सिमिलरली अगर इस पे देखेंगे फोर्स, तो सेम प्रोसेस होगा। तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 का अगर डायरेक्शन ये होगा, तो R12 का डायरेक्शन तो इधर है ईस्ट, लेकिन R12 का डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट, और यहाँ पे हम बता ही चुके। तो ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, Q1 Q2 जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, Q1 Q2 जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और निगेटिव होगा तो क्या होगा। चलिए लिखिए, व्हेन Q1 इंटू Q2, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और व्हेन Q1 इंटू Q2 नेगेटिव है तो क्या होगा। तो दो चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव आंसर और पॉजिटिव आंसर कब आएगा, ये सब आप लोग जान गए। माइनस माइनस रहेगा
तो भी पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस रहेगा तो भी नहीं, प्लस प्लस रहेगा तो पॉजिटिव, मतलब ये लाइक चार्जेस वाला हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लाइक चार्जेस, और इसका मतलब क्या हुआ, अनलाइक चार्जेस, मतलब अलग अलग हुआ, अनलाइक चार्जेस। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ तभी तो आंसर मल्टीप्लाई करके निगेटिव आना। तो अभी हम लोग पढ़े थे के Q1 Q2, तो अब क्या देखेंगे यहाँ पर कि F21 अगर बढ़ गया तो R21 बढ़ेगा कि घटेगा। आप देखिए क्या था फॉर्मूला, क्या था, ऊपर मैं लिख दूं कहीं क्या, चलिए यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। फोर्स अगर 2 1 पे देख रहे हैं तो क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर क्यूब हो जा रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब, कौन सा डायरेक्शन, तो F21 तो आर भी, इसको देख के यहाँ चिपका दी कौन, तो R21 और F21 रिलेशन कैसा है, तो बोलेंगे ये K तो पॉजिटिव है, अगर Q1 इंटू Q2, K पॉजिटिव है R भी कुछ पॉजिटिव, ये Q1 इंटू Q2 ये तो वैसे ही मैग्नीट्यूड है, तो Q1 इंटू Q2 का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आप लिखते हैं ना F बराबर ma, तो फोर्स बढ़ता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि m पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे निगेटिव कर देंगे, m को कुछ निगेटिव कर देंगे तो फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर F21 बढ़ेगा तो R21 बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव है, Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव है तो टोटल ये पॉजिटिव हो गया, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव होगा तो किसी पे ही फोर्स देखेंगे 2 1 या 1 2, तो R21 तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, क्यों भाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ F21 अगर हम लिखें तो क्या होगा, K और यहाँ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R² इंटू R21 वेक्टर। तो ये Q1 इंटू जो Q2 अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो ये सारा का सारा चीज़ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार ये जो ब्रैकेट में है वो क्या है, नेगेटिव, ठीक है, तो ब्रैकेट में नेगेटिव है तो अगर F21 को बढ़ाएंगे तो ये भी घटेगा, तो ये क्या है नेगेटिव, और इसमें ये क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हुआ तो ये सारा का सारा चीज़ क्या हो गया नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये सारा का सारा चीज़ पॉजिटिव। तो Q1 इंटू Q2 पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 इक्वेशन का साइन बदल दे रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव है Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों चार्ज क्या है, या फिर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तब क्या होगा, तब जितना आप बढ़ाइएगा इसको उतना ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर उल्टा है तो F21 बढ़ेगा तो R21 घटेगा। इसको समझने के लिए सिंपली आप लोग सोच सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। कैसे, तो आप बस यहाँ पे फिगर इमेजिन कर लीजिए, ये Q1 ये Q2, ठीक है, ये दो फिगर हो गए, एक Q1 एक Q2। अगर आपस में ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब अपोजिट चार्जेस है, ये वाला केस है। आप देखिए R21 का वैल्यू घटेगा तो F21 का बढ़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच जब दूरी घटेगी, इन दोनों के बीच जब दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा कि नहीं। तो कोई बोलेगा ये तो इसमें भी होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे बिल्कुल, लेकिन इसमें R21 घट रहा है और F21 बढ़ रहा है, और इसमें क्या है R21 बढ़ रहा है तो F21 भी बढ़ रहा है, वेक्टर वाइज देखिएगा ना, ठीक है। तो इसको ऐसे ही नोट करके रख लेंगे, ठीक ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, इसको नोट कर लीजिए। अब कूलम के बारे में ही बात हो रहा है आज के दिन। तो कूलम एक और बात बोले कि ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट अगर अलग अलग जगह करेंगे तो फोर्स सेम आएगा। हम बोले ये आप क्यों बता रहे हैं, ये तो हम भी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो कूलम रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट दिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी।
तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिविटी परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी, तो एक चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों चार्ज को लिए हवा में एक्सपेरिमेंट किया या वैक्यूम में किए, ठीक है, और उसके बाद उसको किसी दूसरे मीडियम मिलेगा, वहाँ भी कोई चेंज नहीं किए, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी सेम है, बस क्या किए, उठा के सीधा से सीधा कॉन्फ़िगरेशन को किसी मीडियम में रख दिए। तो क्या उस मीडियम में फोर्स सेम आएगा? तो बोलेंगे नहीं, अलग अलग आएगा। तो हम बोलेंगे उसी के रेशियो को हम निकालते हैं और बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो लिखेंगे क्या? अच्छा, इसका और भी नाम होता है, इसको आगे जाके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे पढ़ेंगे। एक और नाम होता है, ठीक है, हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टिव नहीं, इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो ये 3 नाम है इसका। होता क्या है? तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। किसका किसका रेशियो? इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो। तो दोनों फोर्स अलग अलग मीडियम में निकाले हैं, ठीक है ना। आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, वंस केप्ट इन वैक्यूम एंड वंस इन अनदर मीडियम। ठीक है, तो दोनों का रेशियो जो होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गया होगा कि ये फोर्स है और उसका रेशियो है। रेशियो अगर है तो रेशियो में कट जाता है, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन तो कट जाएगा, तो इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। एक्सपेरिमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ सकते हैं सिंपली, 2 जगह आपके दिमाग में चल ही रहा होगा। आज ही पंकज त्रिपाठी का एक ऑडियो आया था, तो वही बोल रहे थे इमेजिनेशन के बारे में। तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो इमेजिन कर लिए होंगे 2 जगह, एक बार ऐसे सोचिए ना, हवा में हो रहा है, मतलब वैक्यूम में हो रहा है, दूसरी बार किसी मीडियम में हो रहा है। तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मतलब, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी और आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये दोनों फोर्स का रेशियो होता है, ठीक है। फोर्स एक तो वैक्यूम में और एक उस मीडियम में, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू है। इसको याद रख लेना है, एकदम रट लेना है, ठीक है। चलिए, इसका यूज़ आगे कैसे होगा? कोई बोले कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, इसको पुट करेंगे, वैल्यू क्या होगा? वैक्यूम में क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स का वैल्यू इंटू Q1 Q2 बाई R²। और फिर एक्सपेरिमेंट कहाँ किए? एक मीडियम के अंदर किए। तो मीडियम के अंदर किए तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो बोलेंगे नहीं, बस हम एप्सिलॉन लिख के छोड़ देंगे, मतलब उस मीडियम का जो भी एप्सिलॉन होगा। ये नॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि ये मीडियम है, तो इसका मीडियम एप्सिलॉन लिख के सिर्फ छोड़ दिए। चार्ज वही है और डिस्टेंस भी वही है। बोले सब कट जाएगा, क्या बचेगा? ये एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो ER का वैल्यू क्या आया? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 तरीका से याद रख सकते हैं। अगर कोई बोले कि इन टर्म्स ऑफ फोर्स बताइए, तो फोर्स ऑन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन मीडियम। लेकिन आपसे कोई रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और फोर्स के टर्म्स में तो फोर्स ऑन वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम।
तो लोग बोलता है कि डिफाइन कैसे किया गया, हम बोले डिफाइन तो ऐसे ही किया गया, लेकिन रिजल्ट ये आया, तो ये वाला भी बहुत यूज़ होता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ कुछ वैल्यू हम बता देते हैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी का जो यूज़ होता है। ई आर, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर। अच्छा, फॉर वैक्यूम तो जानते ही आप, फॉर एयर भी वही होता है, तो फॉर वाटर लिख देते हैं। कोई जानते हैं? देखिए क्या होता है पहले समझेंगे। आप जब पानी में डालिएगा तो फोर्स घट जाता है कि बढ़ जाता है? ऊपर देखिए, फोर्स ऑन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। अगर इसका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब कौन ज़्यादा, वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा कि मीडियम में फोर्स ज़्यादा? ऑफकोर्स वैक्यूम न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी ये 1 से ज़्यादा आएगा। तो अगर 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू आ रहा है किसका, परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी का, इसका मतलब वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा है। और सिंपल सी बात है, जब आप कोई मीडियम में डालिएगा तो उस मीडियम वो भी तो कोई ना कोई चीज़ से बना है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वैक्यूम में तो कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। तो इस बात को समझते हुए हम 2-3 वैल्यू लिख देते हैं। एप्सिलॉन वैक्यूम का क्या होता है, लगभग 1। ये किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए, याद रख लेना एकदम रट के। देखो अब 1 हम लोग एयर का भी मान लेते हैं, लेकिन एयर का 1 होता नहीं है। ठीक है, क्या लिख दें, 1 ही लिख दें, चलो 1.00006। ठीक है, किसके लिए, एयर के लिए, लेकिन आपको मानना कितना है, इसके लिए भी लगभग 1 ही। और वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा हायर होता है। और हायर क्यों होता है आप समझ रहे हैं, अभी एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि वैक्यूम का फोर्स ज़्यादा है और मीडियम में जब पानी में डाल देंगे तो फोर्स घट जाता है। तो कितना घट जाता है, तो लगभग 80 गुना घट जाता है। ठीक है ना, 81 होता है, लेकिन लगभग आप 80 गुना लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ER फॉर वाटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वैक्यूम में 2 चार्ज के बीच फोर्स लग रहा था, सपोज करिए 1 न्यूटन, तो उसी चार्ज को अगर हम रख देंगे पानी के अंदर तो कितना फोर्स लगेगा, तो बोलेंगे उसका 80 गुना कम, 1/80। क्लियर है? चलिए चलिए एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई आपसे बोले कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू या एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन किसी का वैल्यू एक दूसरे के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसको भी आप रट सकते हैं, कुछ नहीं, बस इधर से उधर कर दिए, लेकिन इसका यूज़ है, इसका यूज़ कहाँ है अभी बता रहे हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो कई बार आपको क्वेश्चन में, ये ऊपर का मिटा दे रहे हैं, कई बार आपको क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा एप्सिलॉन का। 1/4 एप्सिलॉन होता है इंटू Q1 Q2/R²। अब पता नहीं है कौन सा मीडियम है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे दिया कि फोर्स निकालना है और मीडियम का परमिटिविटी नहीं दिया, आपको दिया क्या है, गिवन क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो जानते ही हैं और एप्सिलॉन आर दिया हुआ है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग बहुत पहले से रटे हुए हैं, 8.85 याद है ना, इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो आपसे कोई बोले कि एप्सिलॉन का वैल्यू दिए नहीं है तो हम फोर्स कैसे निकालें, तो बोलेंगे बहुत ईजी है, क्या कर देंगे 1/4 और एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हम लोग रट ही लिए हैं, रटना जरूरी भी है। और एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है एप्सिलॉन आर का, Q1 Q2/R²। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू ना दे परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, तो आपको क्या दिया रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर दिया है तो डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप बोलिए कि 8.856 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना मुश्किल होगा,
तो हम बोलेंगे इससे इजी मेथड भी है एक, वो क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए इजी मेथड क्या है, आप बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऐसे लिख लिए। क्या मिस हो रहा है, तो बोलेंगे एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इससे मल्टीप्लाइड था डेनोमिनेटर में, जो डेनोमिनेटर से हम क्या किए एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है उसके जगह क्या सिर्फ लिखें एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर को बोले कि हम डिवाइड ऐसे कर दिए। एक ही बात है कि नहीं, बोले डिवाइड होगा तो वापस से क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। इक्वेशन चेक करने का तरीका ही है, ऊपर वाला स्टेप चेक करिए क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम के लिए एप्सिलॉन नहीं दिया था, क्या दिया था एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखें एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो फोर्स इन वैक्यूम बाय एप्सिलॉन, तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये भी आ गया, देखिए आगे देखिए यहाँ पर अगर ये हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने, आर है ये, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर को डिवाइड किया था इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को इधर ले जाएंगे तो देखिए वापस से वही बन गया कि नहीं, तो समझ में आ रहा है। तो ये मीडियम है और ये क्या है वैक्यूम, वापस से वही आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में परमिटिविटी का वैल्यू नहीं देगा, क्या देगा रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, ये हम लोग का पहला सवाल है, ठीक है। और फर्स्ट सवाल का आंसर के लिए आप लोग कौन सा कंसेप्ट, देखिए कोई भी सवाल कंसेप्ट से बनता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो कूलम फोर्स तो पूछ नहीं रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बोलेंगे एक फॉर्मूला ही पढ़े हैं Q बराबर N इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा N इंटू ई होगा। तो टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है 1 कूलम, तो 1 कूलम भी चार्ज होगा, वो भी तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन या ढेर सारा प्रोटॉन से मिलकर बना होगा। तो अगर हम तुमसे बोलें कि हम नहीं जानते हैं कि कितना चार्ज है, तो इसको N मान लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1 पॉइंट मालूम है, चलो कूलम, तो N क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और सिंपली सॉल्व करने का तो है ही कि 1.16 इंटू 10⁻+19, इसको ऐसे लिख लीजिए बराबर N लिख लीजिए। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आएगा 6.25, 10⁻, एक तो घट जाएगा 18, 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए एक बच्चा वाला सवाल, बच्चा वाला ही सवाल है। 2 चार्ज है 40 और -80 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम होता है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पे रखा है और ये दिया है, चलिए Q1 Q2, ठीक है। ये हो गया 40 माइक्रोकूलम और ये हो गया -80 माइक्रोकूलम, दोनों चार्ज के बीच दूरी है 1 मीटर। फोर्स कैसे लिखेंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए फोर्स लिखते हैं, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻, चलिए लिख देता हूँ मैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस K की जगह क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन व्हाट नॉट, बोलेंगे नहीं एप्सिलॉन ऑफ वाटर, एप्सिलॉन ऑफ वाटर जो भी होगा इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन, ये वाटर का एप्सिलॉन दिया है क्या, नहीं दिया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ये ER का वैल्यू कितना दिया है 80,
ठीक है, देखिए अभी जो क्वेश्चन कराए थे ई आर का वैल्यू उसका यूज़ कैसे करेंगे, तो ई क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू ई आर, ये आपको भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ई नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब साइलन आर का वैल्यू यानी दिया हुआ है 80, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अब साइलन का मिल जाएगा। और कोई दूसरा तरीका, तो अभी बताया ना, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर 1 इंटू आर, इसके जगह लिख दिए। एप्सिलॉन ऑफ वाटर की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। फिर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। इसका वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका कितना होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10⁻9। अब Q1 और Q1 का वैल्यू कितना है 40 इंटू 40, चलो अच्छे से लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना है 40, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और Q2 का वैल्यू 80 माइनस में, और दोनों का पावर कितना है 10⁻6, तो इंटू 10⁻6। चलिए यहाँ पे तो आ नहीं पा रहा है, 9 इंटू 10�9 Q1 Q2 40 इंटू 10⁻6, और ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻8। बहुत दिक्कत है, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर हम डायरेक्ट लिख दें 0.36 न्यूटन, 0.36 न्यूटन। ठीक, चलिए ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है R, Q1 पे फोर्स लग रहा है F1, Q2 पे फोर्स लग रहा है F2। कौन कौन सा सही है, क्या A सही है, F1 और F2 बराबर है, तो बोलेंगे बराबर है, तो ये कहाँ से हो गया, तो ये गलत हो गया, फॉल्स। F1 इज इक्वल्स टू F2, ये सही है। अब F1 और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये गलत है, क्योंकि F1 का भी वैल्यू उतना ही और F2 का भी वैल्यू इतना ही है, तो हमारा C ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें I, तो F1 प्लस F2 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो बोलेंगे ये सही आंसर होगा। क्यों, समझ में आ रहा। चलिए F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 तो 0 होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आंसर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड से मैं माइनस करेंगे तो क्या 0, इसका आंसर क्या होगा 0। खैर F1 और F2 बराबर है और दोनों का वैल्यू कितना है K, ये K हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये भी सही। F1 और F2 बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, ये भी बता चुके हैं। F1 प्लस F2 इसको इधर ले आएंगे, F1 वेक्टर ये माइनस F2 वेक्टर इधर आएगा तो प्लस F2 वेक्टर 0 हो जाएगा, एक ही चीज़ है। F1 प्लस F2 मैग्नीट्यूड दोनों का जोड़ेंगे तो 0 थोड़े होगा, ये गलत है, क्योंकि F1 प्लस F2 को जोड़ेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया से लिख लीजिएगा, और आप लोग भी पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद ट्रू फॉल्स अपने से करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कूलम्स लॉ मैक्सिमम तो समझ में आ ही गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो क्लास में बोर्ड पे कराए जाते हैं, बाकी आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको पचना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ का सबसे आखिरी, यानी कि लिमिटेशंस, क्या क्या कमी रह गई कूलम्स लॉ में। ठीक है, तो कूलम्स लॉ की कमी पढ़ने से पहले इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ। कूलम्स लॉ की कमी पढ़ने से पहले कूलम्स लॉ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है।
पॉइंट चार्ज मतलब किसको पॉइंट मानते हैं आप जीवन में, किसको पॉइंट मानते हैं? क्या ये एक पॉइंट है? क्या ये एक पॉइंट है? मैप पे देखिएगा तो आपका जो शहर है वो भी गूगल मैप पे खोलिएगा तो वो भी एक पॉइंट ही की तरह नजर आता है। तो एक्चुअली पॉइंट कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अच्छा, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ कूलम बाबा का लॉ, कूलम्स लॉ। देखिए क्या है ना, लिमिटेशंस हम लोग क्यों लिखते हैं? ऐसा थोड़े कि पूरा का पूरा लॉ गलत हो गया, कहीं कहीं काम नहीं करता, जहाँ नहीं काम करता वहाँ वो लिमिटेड है, वहाँ तक उसका लिमिट है, तो इसीलिए बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। उसमें पहला पॉइंट, हालांकि सब पॉइंट एक ही हैं, पहला पॉइंट है वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, मतलब चार्ज पॉइंट होना चाहिए। अब पॉइंट कितना बड़ा होता है अभी रुके समझ में आएगा। तो वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अच्छा, इसके साथ ब्रैकेट में एक और चीज लिख सकते हैं, स्फीयर कैन बी टेकन एज अ पॉइंट। मतलब अगर कोई छोटा स्फीयर है तो उसको पॉइंट मान सकते हैं। हाँ, क्या बड़ा वाला नहीं मान सकते हैं? आगे देखते हैं समस्या कहाँ है कि उसे बात करते हैं। सेकंड लिखेंगे इट इज नॉट वैलिड, जो कूलम्स लॉ है इट इज नॉट वैलिड, तो लिख लीजिए COULOMBS, कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड, लॉ इज नॉट वैलिड। कहाँ नहीं वैलिड है? व्हेन द सेपरेशन, when the separation between the charges is less than 10 to the power minus 15 मीटर। मतलब इससे नज़दीक नज़दीक अगर कोई दो चार्ज को रखिएगा इतना तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा नज़दीक रखिएगा तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, कूलम्स लॉ काम ही नहीं करेगा। इज लेस दैन 10 to the power minus 15 मीटर, तो कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। इसको याद रखना है, इस डेटा को 10 to the power minus 15। और ये 10 to the power minus 15 क्या होता है? एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन दोनों को समझाने के लिए है, ठीक है, तीसरा पॉइंट इन दोनों को समझाने के लिए बहुत इजीली समझ में आता भी है। तो चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं। देखिए एक्चुअल में पॉइंट, अभी बात कर रहे थे पॉइंट क्या होता है, एक छोटा सा बिंदु। तो अगर हम एक पॉइंट लिए तो इस पॉइंट का कुछ रेडियस होगा क्या? तो दूसरा पॉइंट लिए, इसका भी कुछ रेडियस है। तो अगर दो पॉइंट लिए तो क्या इसके रेडियस को इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे? तो कूलम को परेशानी यही आ गई थी कि अगर ये दो चार्ज है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लिया जाए, ये 10 मीटर है और ये इसका रेडियस मान लीजिए 1 मीटर, इसका भी रेडियस 1 मीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्या लिया जाए? क्या 12 मीटर लिया जाए या 10 मीटर लिया जाए? कौन आंसर ज़्यादा सही होगा? तो यहां पर क्या होता है? कंफ्यूजन। लेकिन अगर ये 10 मीटर के जगह 1000 मीटर रहता, 10 मीटर के जगह 1000 मीटर रहता, मतलब ये बहुत दूर होता। तो बहुत दूर होता यानी कि आर को बढ़ा के कितना कर दिए? 1000 या चलो 10 किलोमीटर कर दिए। और अभी भी इसका रेडियस कितना है? 1 मीटर है। इसका रेडियस कितना है? 1 मीटर। इसका भी रेडियस 1 मीटर। तो डिस्टेंस क्या लिया जाए? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या लिया जाए? इस केस में तो एक 12 मीटर, एक 10 मीटर। इस केस में क्या होगा? एक दोनों के बीच का दूरी अगर यहाँ से यहाँ लें, यहाँ से यहाँ, सिर्फ जैसे यहाँ से यहाँ 10 लिए थे, यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो क्या 10 किलोमीटर लें यानी कि 10,000 मीटर, या फिर 10,000 मीटर में
ये सेंटर का दूरी भी इंक्लूड कर लें, यहाँ पे इंक्लूड किए थे 10 लिए थे फिर 12, यहाँ पे 10 किलोमीटर में और इसका रेडियस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा +2 मीटर और हो जाएगा, तो 10,002 मीटर। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी है इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इस दूरी के सामने जो चार्ज है ना वो एक पॉइंट नज़र आए, ठीक है। हम लोग का आदमी का साइज इतना छोटा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है हम लोग को इनफाइनाइट लगता है, अर्थ ही इनफाइनाइट लगता है। अर्थ छोड़ो ना, तुमको बोल दिया जाए कि पूरा बिहार ही घूम लो तो, पूरा इंडिया ही घूम लो तो लगता है कि बहुत बड़ा लेंथ है। तो सब कुछ रिलेटिव होता है, तो रिलेटिव का कंसेप्ट यहाँ भी आता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता था, इसीलिए कूलम्स लॉ में क्या आया, लिमिटेशन। कन्फ्यूज़न क्या चीज़ में होता था कि दूरी क्या ले भाई चार्ज के बीच में, चार्ज का सेंटर टू सेंटर दूरी ले, किस चार्ज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड टू एंड दूरी ले। तो बोलेंगे कि ये दूरी ये सेंटर टू सेंटर लें या उन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या लें, तो बोलेंगे कि ये वैलिड तभी होगा, कन्फ्यूज़न हो गया ना, ये दोनों सेम कब होगा, जब वैलिड तभी होगा जब ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो। तो अगर ये खुद बहुत बड़ा है तो उसके सामने इसका जो रेडियस है वो नज़र नहीं आएगा, आएगा भी तो बोलेंगे बहुत छोटा है, इग्नोर कर देंगे। तो क्या आप यहाँ पर 10,000 को 10,002 के बराबर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10,000 इज़ लगभग इक्वल्स टू 10,002, 1,002 के 10,002, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मीटर में है, 10 क्या 12 के इक्वल है, तो बोलेंगे ये यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकता, मतलब इसके सामने इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके सामने इसको इग्नोर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बढ़ गया है, तो 10 के सामने 2 का कुछ वैल्यू है, लेकिन 10,000 के सामने 2 का कुछ वैल्यू नहीं है। आप सेकेंड पॉइंट पे आइए, कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन द सेपरेशन इज इतना। तो कोई भी छोटा से छोटा न्यूक्लियस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, सॉरी सिर्फ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो इन दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, जो रेडियस है उससे तो कम से कम ज़्यादा ही होना चाहिए। उससे कम होगा तो फिर यही वाला कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये दूरी बहुत कम नहीं रख सकते हैं, सबसे कम कितना रख सकते हैं 10⁻⁻15। अगर इससे कम दूरी हुआ 10⁻⁻15 से, तो चाहे आप जितना भी छोटा चार्ज ले लो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दूरी बहुत कम है तो इस दूरी के सामने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेडियस होगा, जो न्यूक्लियस का रेडियस है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और वापस से क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन, फिर से क्या हो जाएगा कूलम्स लॉ इनवैलिड। बोलेंगे आर क्या लें, सेंटर टू सेंटर लें, तो बोलेंगे कि सेंटर टू सेंटर ले सकते हैं कब, जब उन दोनों का बीच दूरी बहुत कम हो। तो सारा खेल यहाँ पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का भी रेडियस हमको दिखता है, लेकिन जब दोनों का लेंथ बड़ा ले लेंगे तो पॉइंट चार्ज को रेडियस लगभग क्या कर देंगे 0 है। इसका 1 मीटर रेडियस यहाँ भी, 1 मीटर रेडियस यहाँ भी, यहाँ पे इग्नोर नहीं कर पाए, यहाँ पे इग्नोर कर पाए। समझ में आ रहा है ना, बस नोट कर लीजिए, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एग्जांपल, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, आप नोट की तरह लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। इस पे क्यू का चार्ज कितना है, तो -E, और इस पे चार्ज का वैल्यू कितना है +E, ये बात जानते हैं। तो आपको 2 फोर्स इसमें लग रहा होगा। इसका मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मास क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, या मास ऑफ Me लिखें, इसको MP लिखती हैं। तो अगर फोर्स इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का होगा ही, एक प्रोटॉन है प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच क्या होगा अट्रैक्शन होगा, दोनों फोर्स अट्रैक्ट करेगा।
ये कूलम्बिक अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन। मान लो ये चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता, लेकिन दो मास एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा कि कूलम्ब का फोर्स ज़्यादा होगा। तो देखिए डायरेक्ट दुनिया में हम लोग को समझ में आता है कि ये दोनों भी तो पेन है, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है? क्या नहीं। बोलेंगे कर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, बहुत कम फोर्स है। ग्रेविटेशन में पढ़े ना, दुनिया में हर एक चीज जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सब हमको अट्रैक्ट कर रहा है और हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ यही है कि ईच मास अट्रैक्ट अदर मास। ठीक है, तो मास है तो इन दोनों का मास का भी कुछ अट्रैक्शन होगा, वो फोर्स बहुत कम आता है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कूलम्बिक फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम लोग दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी। एफ ई मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई फोर्स। तो एफ ई क्या होगा? तो के Q1 का वैल्यू कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो E। Q2 का वैल्यू कितना है? तो उस पर भी चार्ज E ही होता है, वैल्यू प्लस माइनस का फर्क होता है, वैल्यू सेम होता है। डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ R है, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो बिल्कुल इसका भाई होता है, K के जगह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G होता है, M1 यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M2 यानी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। निपट गया। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर लगभग आएगा, मेरे पास पड़ा हुआ है 2.4 इंटू 10⁻39। ठीक है, न्यूटन में आएगा क्या? बोलेंगे नहीं ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन भी कट जाएगा, दोनों फोर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा गुना आ गया, इतना गुना ज़्यादा है। तो फोर्स इलेक्ट्रिक ज़्यादा है। अगर सिंपल आता कि फोर्स इलेक्ट्रिक इज बाई फोर्स ग्रेविटेशनल इज 2, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। लेकिन अब समझ रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तब किसका बराबरी कर पाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो हम यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जाने कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसीलिए अपने अक्खा लाइफ में, मतलब अपने पूरे लाइफ में हम लोग मास का अट्रैक्शन नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम लोग को पता चलता नहीं है। लेकिन 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 ऐसा हर जगह नहीं है। अर्थ का मास बहुत बड़ा है, उसी तरह से सन का भी मास बहुत बड़ा है, उसी तरह से मून का भी मास बहुत ज़्यादा है। तो जी M1 M2 स्क्वायर में M1 और M2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं और वो निग्लिजिबल नहीं होता है, और उसी फोर्स को यूज़ करके वो लोग एक सर्कल में घूमते हैं। तो एक बात और, कोई भी प्लैनेट सर्कल में घूम रहा है या मून हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, इसका मतलब वो सेंटर के अबाउंड घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल। कोई भी चीज़ को घुमाते हैं तो घुमाने के लिए सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स चाहिए होता है, जैसे कि रस्सी से बांध के घुमाए कोई भी चीज़ को। ठीक है, जैसे यही माइक है, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाए तो क्या होगा? माइक ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो घूमेगा। तो सर्कल में इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये रस्सी का टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, वो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर की तरफ फोर्स प्लैनेट को कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल। तो ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल को इग्नोर कर देना है, लेकिन आम लाइफ में अर्थ पे हम लोग को आपस में दो मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत 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 कम मिलता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो, क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। थोड़ा सा लेट चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी। बाकी अगले एपिसोड में, एपिसोड क्या है इसको, अगले टर्न बोल सकते हैं, अगले टर्न पे और बहुत जल्द। चलिए ठीक है, तो फिर नोट्स वोट्स का भी आपको यहीं से मिल जा रहा होगा सारा मटेरियल।
हालांकि हम PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, अभी उतना अच्छा कवर नहीं हुआ है सिलेबस हमारा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग का जो भी सजेशन है ना, कमेंट है कि हमें ये समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया, आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम समझें कि आखिर मेरे को कैसे वर्क करना है। क्योंकि ये वर्क मेरे लिए न्यू है, पढ़ाता हूँ बहुत दिन से रहे, लेकिन बिना स्टूडेंट के पढ़ाना, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है और ना ही हम डेवलप किए हैं रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम आपसे सच्चाई का बात करें तो मेरे लिए भी ये थोड़ा नया है। आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ कमेंट्स डाउन, क्या मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपका सजेशन अच्छा लगेगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।